देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने ये कुछ क्वेश्चंस जो है तुम लोग को होमवर्क दिया था। यही वाला हम करके दिखाते हैं। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 12 13 14 बोला था, 11 वाला थोड़ा अलग है इसलिए मैंने नहीं बोला था। तो बेसिकली हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखते हैं। हाँ, देखो बोल रहा है BHG टोल प्लाजा लिमिटेड built a 60 kilometer long highway and now operate a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the highway। तो BHG जो टोल प्लाजा लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है BHG टोल प्लाजा लिमिटेड। इन्होंने एक 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे बनाया है। अब वहां पर एक टोल प्लाजा भी लगा दिया, मतलब जो टोल कलेक्शन होता है ना गाड़ी पास होने से, ये लिया जाता है ताकि जो मतलब रास्ता वास्ता सही करने का जो खर्चा वर्चा होता है वो भी निकलता है। ठीक है, तो कलेक्ट टोल, टोल कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स यूजिंग द हाईवे। जो भी वो हाईवे को यूज करके जो भी व्हीकल जाएंगे उनसे टोल कलेक्ट किया जाएगा। और जो हाईवे है वो 60 किलोमीटर है। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट ए टोटल ऑफ 12 करोड़ व्हीकल, सिंगल टाइप व्हीकल जो होता है, 12 करोड़ व्हीकल्स विल बी यूजिंग द हाईवे ड्यूरिंग द 10 years टोल कलेक्शन 10 year। तो यहाँ पर टोल कलेक्शन इन्होंने सोचा है, टोल कलेक्शन जो इन्होंने स्टार्ट किया है ये 10 साल तक चलेगा। और इस 10 साल में कितना व्हीकल, सिंगल टाइप व्हीकल इस रोड को यूज करके चलेगा, वो बता रहा है कि 12 करोड़ व्हीकल। ठीक है, तो 10 साल में 12 करोड़ व्हीकल जो है ये यहाँ से जाना आना करेगा, ये बता रहा है। टोल ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलोज। बोल रहा है कि टोल को ऑपरेट करने का और मेंटेन करने का जो खर्चा है वो कुछ इस तरह से है। तो टोल में लोगों को रखना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। कलेक्शन पर्सोनल जो पैसा कलेक्ट करते हैं, इनको दिया जाता है 550 पर डे पर पर्सन। ठीक है, एक एक अगर कलेक्शन पर्सोनल है इनको दिया जाएगा 550 पर डे, एक दिन का 550। अब यहाँ पर देखो कितने लोगों को रखा गया है, 4 पर्सन पर शिफ्ट। ठीक है, 3 शिफ्ट में काम होता है। ठीक है, 3 शिफ्ट में काम होगा और एक एक शिफ्ट में 4 4 लोगों को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो 3 शिफ्ट में काम होगा, एक एक शिफ्ट में 4 4 लोगों को अपॉइंट किया गया है। एक जन को 550 का सैलरी दिया जाता है। तो हम लोगों को सैलरी का टोटल निकालना पड़ेगा। ये अप्रैल मंथ का दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम लोग मंथली निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर 30 डेज मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। मतलब अगर हमें पूछा जाए कि कलेक्शन पर्सनल को रखने का खर्चा क्या है, तो 4 लोगों को रखा जा रहा है। ठीक है, तो 4 लोग कैसे काम करते हैं। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। कौन सा लगे क्वेश्चन, हाँ ये देखिए 4 लोग कैसे काम करते हैं। बोल रहा है कि 4 पर्सन पर शिफ्ट। ठीक है, 4 पर्सन पर शिफ्ट में काम होता है। एक एक शिफ्ट में 4 4 लोगों को रखा जाता है। एक शिफ्ट में 4 लोगों को रखा जाएगा, 4 पर्सन। ठीक है, और एक शिफ्ट में अगेन 4 पर्सन, फिर और एक शिफ्ट में 4 पर्सन, क्योंकि 3 शिफ्ट में काम होता है। ठीक है, और एक एक जन को 550 रुपीज करके पे किया जाता है। एक एक जन को 550 रुपीज करके पे किया जाता है। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। गुड मॉर्निंग मैम। एक एक जन को 550 रुपीज करके पे किया जाता है पर डे का। ठीक है, तो एक जन को 550, तो 4 पर्सन को कैसे होगा, 550 × 4, 550 × 4, 550 × 4। तो एक दिन का ये खर्चा हो जाएगा। क्यों, एक दिन में ये देखो
पर शिफ्ट में 4 पर्सन और 3 शिफ्ट में काम होता है, तो ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग का हो गया 4 पर्सन इंटू कितना हो जाएगा 550। अब ये 3 बार नहीं लिख के ये 3 शिफ्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 550 इंटू 3, ठीक है, एक ही बात है। 3 शिफ्ट में ऐसे लिख के टोटल करने के जगह हम लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही बात है ना, ऐड करो या मल्टीप्लाई करके लिखो कि 4% 550 करके हमें 3 शिफ्ट का पे करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोगों का एक दिन का खर्चा। और अगर हम लोग इसमें 30 डेज मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रैल के पूरे अप्रैल मंथ का जो है एक खर्चा मतलब सैलरी टू कलेक्शन पर्सनल निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करना है। सुपरवाइजर देखो कैसे अपॉइंट है, 2 शिफ्ट एंड 1 पर्सन पर शिफ्ट, ठीक है। तो सुपरवाइजर 2 शिफ्ट में काम करते हैं और एक एक शिफ्ट में एक एक सुपरवाइजर, ठीक है। तो कितना करके पेमेंट होता है 750 पर डे, 750 पर डे पर पर्सन, ठीक है। तो ये देखो एक दिन एक जन को एक एक मान लो ये सुपरवाइजर है, ठीक है, ये पहले एक शिफ्ट में पूरा काम करेगा तो इसको कितना देना पड़ेगा 750 एक दिन का। तो 30 डेज का 30 इंटू 750, ऐसा 2 शिफ्ट होता है। तो ये 2 शिफ्ट लेकिन एक ही पर्सन करता है, ठीक है, एक ही पर्सन करता है लेकिन पर शिफ्ट के हिसाब से। तो ये पहले शिफ्ट में इतना कमा लेगा, फिर यही वाला पर्सन दूसरे शिफ्ट में फिर से कमाएगा। यहाँ पर देखो 750 पर डे पर पर्सन करके दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 750, यहाँ पर इसका 2 शिफ्ट ऐसे फिर से 750 इंटू थर्ड यहाँ पर हो जाएगा 30। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का ये पूरा 750 करके 30 हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो 750 है ये एक दिन में 750 एंड 750 अर्न करेगा, ठीक है। 2 शिफ्ट होगा ना, तो पहले शिफ्ट में 750 फिर दूसरे शिफ्ट में भी 750 अर्न करेगा। तो बेसिकली ये कितना हो गया 750 इंटू 2 शिफ्ट, क्योंकि एक शिफ्ट का एक पर्सन का हम लोग का 750, तो 2 शिफ्ट का कितना हो जाएगा इंटू करके यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज, ठीक है। तो आंसर आएगा कि सुपरवाइजर को कितना सैलरी देना पड़ रहा है। फिर बोल रहा है सिक्योरिटी पर्सोनल, सिक्योरिटी पर्सोनल को कैसे पेमेंट करना पड़ता है, 3 शिफ्ट में काम होगा 6 पर्सन पर शिफ्ट। तो ऐसे भी देख सकते हो, अगर 3 शिफ्ट में काम होता है, एक शिफ्ट में अगर 6 पर्सन रहते हैं तो 3 शिफ्ट मतलब कितने पर्सन हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शुभजीत। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल तो मैंने हाँ यही वाला बता रहे थे। 3 शिफ्ट 3 शिफ्ट एंड 6 पर्सन पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में 6 पर्सन, तो 3 शिफ्ट में कितना हो जाएंगे 18 पर्सन। एक शिफ्ट में अगर 6 पर्सन जो है काम करते हैं तो 3 शिफ्ट में 18 पर्सन काम करेंगे और एक एक जन को 450 दिया जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इजीली, देखो एक शिफ्ट में 6 पर्सन, 3 शिफ्ट में 18 पर्सन काम करेंगे, 18 पर्सन और ये हो जाएगा एक दिन में 450 रुपीज दिया जाता है, 450 पर डे पर पर्सन, ठीक है। तो एक जन को 450, तो 18 पर्सन को 18 इंटू 450 देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग पूरे 30 डेज का निकालना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा 18 इंटू 450 इंटू 30। जैसे तुम लोग कैलकुलेट करके लिखना चाहो लिख सकते हो, सिंगल भी लिख सकते हो, पर्सन के हिसाब से भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर बोला है टोल बूथ मैनेजर, ये 2 शिफ्ट में काम करते हैं, 1 पर्सन पर शिफ्ट, 2 शिफ्ट में बूथ मैनेजर रहता है। मान लो एक मॉर्निंग शिफ्ट एक जो हो गया नाइट शिफ्ट, ठीक है, तो फिर 2 शिफ्ट में बूथ मैनेजर रहता है, तो हर शिफ्ट में एक एक बूथ मैनेजर रहता है, 1 पर्सन पर शिफ्ट। तो बेसिकली 2 पर्सन को जरूरत है, बूथ मैनेजर 2 हो गए, ठीक है। 900 पर डे पर पर्सन, एक दिन में एक पर्सन को 900 मिलता है, तो यहाँ पर 2 शिफ्ट में 2 पर्सन चाहिए, तो 2 शिफ्ट में यहाँ पर 2 शिफ्ट और यहाँ पर हो जाएगा 900, ठीक है, 2 शिफ्ट हो जाएगा 900 पर डे और यहाँ पर डे पर पर्सन, ठीक है। तो एक जन को एक दिन का 900 मिलता है, 2 शिफ्ट में 2 शिफ्ट होगा, एक शिफ्ट में एक पर्सन, तो 2 शिफ्ट में 2 पर्सन, ठीक है। तो 2 पर्सन को 900 करके पर डे का मिलेगा, तो 1800 पर डे पर पर्सन, लेकिन मुझे मंथ में चाहिए तो इंटू 30 करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है कैलकुलेशन अपना कंप्लीट करना पड़ेगा सैलरी वाला, ठीक है। सभी में सेम ही है, बस हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ये जस्ट समझने
वाला बात है और कुछ नहीं। देखो जैसे हम लोग यूनिटरी मेथड करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आएगा क्या मतलब यही तो लॉजिक है ना कि अगर एक शिफ्ट में 4 पर्सन काम करते हैं तो 3 शिफ्ट में 12 पर्सन काम करेंगे। ठीक है, अब एक पर्सन को 550 दिया जाता है तो 12 पर्सन को कितना दिया जाएगा 12 इंटू 550, लेकिन वो तो हो जाएगा हम लोगों का 12 पर्सन का एक दिन का, हम लोग को 30 डेज का निकालना है, इंटू 30 कर दो, बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल टोटल में दे दिया, टेलीफोन बिल भी टोटल, मेंटेनेंस कॉस्ट भी टोटल में दे दिया। मंथली डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी 1.50 करोड़, ये बता ही दिया है कि मंथली यानी पूरे अप्रैल मंथ का। फर्दर द कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, बोल रहा है कि कंपनी ने 25% प्रॉफिट भी लगा दिया है ताकि जो इंटरेस्ट है और टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिया है प्रॉफिट ताकि इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट को भी कवर कर पाए। कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, मतलब 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में एक मंथ का खर्चा कितना आता है। और कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। ठीक है, टोल रेट मतलब एक एक व्हीकल से हम लोग कितना टोल चार्ज ले रहे हैं, तो टोल चार्ज जब ले रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा, वो भी हमें कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, बस इतना ही बताया है। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने व्हीकल पर मंथ चलते होंगे। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, क्वेश्चन क्या पूछा है कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। तो कॉस्ट किस चीज का कॉस्ट, एक व्हीकल 1 किलोमीटर चलने पे कितना खर्चा आता है उसी को बोलेंगे कॉस्ट पर किलोमीटर, और हम लोग मंथली निकालना चाहते हैं तो मंथली कॉस्ट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल किलोमीटर, टोटल किलोमीटर तो दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ में पर किलोमीटर खर्चा कितना आएगा, तो किलोमीटर देखो 60 किलोमीटर बताया है तो गाड़ी तो 60 किलोमीटर ही चलेगा क्योंकि जो हाईवे बना हुआ है वो 60 किलोमीटर का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, क्या बोला है देखो, कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर, तो क्या निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट को टोटल किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर किलोमीटर ही तो निकल के आया, और ये टोटल कॉस्ट जो है ये पर मंथ का है। ठीक है, अभी हम लोग पर मंथ का ही ना निकालेंगे, तो ये देखो ये हो जाएगा कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, वही तो पूछा है कि कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ निकालो, तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे किलोमीटर से। फिर बोला है टोल रेट निकालो, तो टोल रेट कैसे निकालेंगे, टोल रेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मिलने से रेट होता है, रेट मतलब सेल वैल्यू, टोटल कॉस्ट प्लस उस पे जितना टोटल प्रॉफिट लगेगा। और यहाँ पर रेट अब टोल किससे लेंगे, व्हीकल से लेंगे, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर व्हीकल, जितना व्हीकल चलेगा इस रास्ते पे पर मंथ। ठीक है, व्हीकल पर मंथ जितना यहाँ पर चलेगा। अब इन्होंने अपना एक व्हीकल पर मंथ कैसे कितना होगा वो हम लोग को खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया था कि इन्होंने सोचा है कि कितने साल यहाँ से टोल कलेक्शन ये लोग करेंगे, इन्होंने सोचा है कि 10 इयर्स टोल कलेक्शन चलेगा। ठीक है, और एस्टिमेशन इनका है कि 12 करोड़ व्हीकल जो है इस हाईवे को यूज करेंगे। तो 12 करोड़ व्हीकल जो इस हाईवे को यूज करेंगे ये कितने दिन पे करेंगे, मतलब कितने टाइम के लिए इन्होंने ये एस्टिमेट किया है, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट ए टोटल ऑफ 12 करोड़ व्हीकल विल बी यूजिंग द हाईवे ड्यूरिंग 10 इयर्स। तो 10 साल में अगर 12 करोड़ व्हीकल जो है इस हाईवे को यूज करेगा तो पर मंथ कितना व्हीकल इस हाईवे को यूज करेगा, पहले ये निकाल लेते हैं, तब तो जाके सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो मुझे बता सकते हो कि पर मंथ कितने सारे व्हीकल इस रास्ते को यूज करेंगे, उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स यूजिंग द हाईवे पर मंथ। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर बोल रहा है 12 करोड़ व्हीकल 10 इयर्स जो है इस रास्ते को यूज करेगा। ठीक है, तो पर ईयर कितना व्हीकल इस रास्ते को यूज करेगा मुझे ये बताओ। अगर 12 करोड़ व्हीकल यूजिंग दिस हाईवे इन 10 इयर्स, देन मुझे बोलो देन
पर ईयर कितना व्हीकल चलेगा, इस रास्ते में कितना व्हीकल चलेगा, या फिर इस रास्ते को कितना व्हीकल यूज करेगा। यूज का मतलब है इस रास्ते पे चलना, क्योंकि हाईवे में और करना क्या है, व्हीकल चलता ही है, ठीक है। तो 12 करोड़ व्हीकल यूजिंग दिस हाईवे इन 10 ईयर्स, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है। देन पर ईयर कितना व्हीकल यूज करेगा यूजिंग दिस हाईवे, बताओ। 1 करोड़ 20 लाख। हाँ, कैसे आएगा ये देखो, 12 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड कर दो, 1.2 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 1.2 करोड़ व्हीकल पर ईयर इस हाईवे को यूज करेगा, लेकिन हम लोग को पर मंथ चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ये निकालेंगे, देन पर मंथ नंबर ऑफ व्हीकल यूजिंग दिस हाईवे। अब बताओ पर मंथ का कितना होगा फिर, ये तो ईयर का हो गया, ईयर मतलब 12 मंथ्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 10 लाख। 10 लाख, 1.2 करोड़ डिवाइडेड बाई 12 मंथ, ठीक है। ये हो गया, डिवाइड करने से देख लो 10 लाख आएगा। तो 1 मंथ में चाहे कोई भी मंथ हो, यहाँ अप्रैल बोला है, तो हर मंथ पर मंथ 10 लाख व्हीकल जो है यहाँ से मतलब इस हाईवे को यूज करने वाला है, ठीक है। ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया। ये क्यों कैलकुलेट किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को जो भी कैलकुलेशन लास्ट में पूछा गया है ना, कॉस्ट पर किलोमीटर, ये भी देखो पर मंथ पूछा है, तो पर मंथ में कॉस्ट पर किलोमीटर तो जो है वो किलोमीटर के हिसाब से निकल जाएगा, पर मंथ मतलब हम लोग खर्चा पर मंथ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, व्हीकल का रेट निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग खर्चा पर मंथ निकालेंगे तो व्हीकल का रेट को भी, व्हीकल का रेट निकालने के लिए भी खर्चे को हमें पर मंथ से ही डिवाइड करना चाहिए, तब जाके हम लोग का आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला कैलकुलेट कर लिया मैंने। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। पर्टिकुलर्स यहाँ पर रुपीज। अच्छा, कॉस्ट में सबसे पहला खर्चा दिया गया है यहाँ पर सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनल, तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनल, ठीक है। कितना पेमेंट करना पड़ेगा, देखो 3 शिफ्ट एंड 4 पर्सन पर शिफ्ट, मतलब सीधा बात है इस काम में 12 पर्सन इन्वॉल्व है। कैसे पता चला, एक शिफ्ट में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 3 शिफ्ट मतलब 12 पर्सन। अब 12 अलग अलग पर्सन हो या यही 4 पर्सन जो है हर शिफ्ट में रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें सैलरी तो 12% के हिसाब से ही देना है। मेरा बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो एक शिफ्ट में A B C D है, ठीक है। अब यही ABCD नेक्स्ट शिफ्ट में भी है, यही ABCD नेक्स्ट शिफ्ट, मतलब ये पर्सन का बात कर रहे हैं। अब पर्सन एक हो, दो हो, 3 हो या 4 हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर्सन सेम हो या डिफरेंट पर्सन हो, लेकिन शिफ्ट के हिसाब से पेमेंट होता है ना। तो अगर ए ही तीनों शिफ्ट में रहता है तो ए को ही पूरा सैलरी मिलेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ऐसा सोचने का कोई जरूरत नहीं कि सेम पर्सन काम करे दूसरा पर्सन, हमें शिफ्ट के हिसाब से पेमेंट करना है। 4 पर्सन एक एक शिफ्ट में काम करते हैं, 4 पर्सन, और 3 शिफ्ट में काम होता है, मतलब टोटल 12 पर्सन का काम होता है, ठीक है, एक दिन में। अब ये जो सैलरी है वो कैसे दिया जाता है, 550 पर डे पर पर्सन। तो 12 पर्सन को कितना देना पड़ेगा, 12 इंटू 550, ये हो गया पर डे, ये हो गया पर डे फॉर 12 पर्सन, है ना। जब 550 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पर डे 12 पर्सन हो गया, लेकिन मुझे मंथली चाहिए तो इंटू 30 कर देंगे। अब इस चीज को तुम लोग चाहो तो डिटेल्स में लिख सकते हो, कैसे होगा इस तरीके से लिख देंगे, देखो 3 शिफ्ट into 4 persons per shift into 30 days into ₹550 पर डे। इससे क्या होगा, समझने में आसानी होता है, प्रेजेंटेशन भी सही रहता है। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। बात एक ही है, देखो
एक शिफ्ट में 4%, 3 शिफ्ट में 12%, एक पर्सन को 550, तो 12% को 550 इंटू 12, लेकिन ये हो जाएगा एक दिन का, हमें 30 डेज का चाहिए क्योंकि हम लोग मंथली खर्चा निकाल रहे हैं, इंटू 30। अब देख लो कितना आएगा यहाँ पर, 1,98,000। 1,98,000। ठीक है, 1,98,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सुपरवाइजर सैलरी टू सुपरवाइजर। अच्छा, इसमें भी देखो बोल रहा है 2 शिफ्ट एंड 1 पर्सन पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में एक पर्सन काम करता है, फिर दूसरे शिफ्ट में एक पर्सन, अब वही हो या कोई और हो, ठीक है। तो सीधा बात है कि 2 शिफ्ट में 2 पर्सन हो गए और एक पर्सन को 750 दिया जाता है, तो 2 पर्सन को 750 इंटू 2, तो ये दो एक दिन का हुआ। अब इसमें अगर हम लोग 30 डेज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे मंथ का खर्चा निकल के आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते 2 शिफ्ट 1 पर्सन पर शिफ्ट, क्वेश्चन में बता दिया है 1 पर्सन पर शिफ्ट। ऐसा करके 30 डेज काम चलता है, जैसे भी चाहो समझ सकते हो, ठीक है। ऐसे करके 30 डेज काम चलता है, 750 पर डे पर पर्सन, 750 पर डे पर पर्सन के हिसाब से पेमेंट होता है। तो ये भी देख लो कितना होगा, 60, 45,000। अच्छा 45,000, ठीक है, 45,000 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सैलरी के बाद यहाँ पर सुपरवाइजर हो गया, सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल। अच्छा, इनका देख लो 3 शिफ्ट 6 पर्सन पर शिफ्ट, 3 शिफ्ट 6 पर्सन पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में 6 पर्सन, 3 शिफ्ट में 18 पर्सन, ठीक है। ये एक दिन का, तो 30 डेज का ऐसा होगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 30 और मल्टीप्लाई करना है 450 पर डे पर पर्सन से, तो यहाँ पर हो जाएगा 450 पर डे, पर डे पर पर्सन, ठीक है। मैंने पर डे ही लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 540 इंटू 450, 2,43,000। अच्छा 2,43,000। ये हो गया सैलरी टू सिक्योरिटी पर्सनल। अच्छा, इसके बाद टोल बूथ मैनेजर, यहाँ पर 2 शिफ्ट 1 पर्सन पर शिफ्ट, 2 शिफ्ट 1 पर्सन पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में एक पर्सन, 2 शिफ्ट में 2 पर्सन, ठीक है। 900 पर डे पर पर्सन, ऐसा 30 डेज और 900 पर डे पर पर्सन। सिक्सटीन टू 9 मतलब 54, ये 54 आ रहा है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया, ये कुछ थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी 8 लाख, टेलीफोन 1,40,000। अच्छा, और उसके बाद मेंटेनेंस 30 लाख। टोटल करेंगे तो टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा, तो कितना होगा 30 और 8, 38, 39,40,000। यहाँ पे लिखते 39,40,000, ये सारा मिला के फिर 54, 39,40,000 प्लस, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1,98,000 प्लस, ठीक है 1,98,000, 45,000, 2,40,000, 44,80,000। 44,80,000। ठीक है, तो 44,80,000 आ रहा है टोटल करने से, तो लिख लिया मैंने। इसको लिखना पड़ेगा टोटल
कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गया। अच्छा, और भी एक खर्चा था यहाँ, एक डेप्रिसिएशन का खर्चा बोला था, मंथली डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 1.5 करोड़, ये नहीं लिखा मैंने। अच्छा, ये भी ऐड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये सब हम लोग का ना फिक्स्ड खर्चा है। अगर देखो तो इसके आगे अगर स्टैंडिंग लिख दो तो देखोगे ये सब फिक्स्ड खर्चा है एक्सेप्ट मेंटेनेंस का। वैसे मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन ये सब देखो फिक्स्ड है। तो इसके बाद हम लोग ये टोटल कॉस्ट आ गया, तो इसको टोटल कॉस्ट नहीं लिख सकते फिर, क्योंकि अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन का खर्चा ऐड नहीं किया है। तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये पीछे लिख देते हैं, इसको ऐड बाद में करेंगे। ये याद रखना पड़ेगा, 44,80,000 उधर लिख के ऐड करेंगे, 44,80,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 1,50,00,000 बोला था, 1.5 करोड़, हाँ, तो 1,50,00,000, और वो पॉइंट ऐड कर देते जो ऐड किया हुआ है, और टोटल लिख देंगे 44,80,000 प्लस 1,50,00,000। पता नहीं क्या ऐड हो जा रहा है। 1,94,80,000. अच्छा, 1,94,80,000, इसको हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। अब बस दो आंसर हम लोग को बताना है। पहला है कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ इक्वल टू टोटल कॉस्ट पर मंथ डिवाइडेड बाय किलोमीटर, टोटल किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट पर मंथ 1,94,80,000, और टोटल किलोमीटर, किलोमीटर 60 किलोमीटर था हाईवे, हाँ ये रहा 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 किलोमीटर, तो डिवाइड करने से जितना आएगा। वन 1,94,80,000 डिवाइडेड बाई, सारा ही मेमोरी हटा दिया फिर भी अपने आप, 3,24,666. 3,24,666.67 आ रहा होगा ऐसा। ठीक है, तो 0.67 चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज अवॉइड भी किया जा सकता है। रुपीज इतना हो गया, रुपीज इतना पर किलोमीटर पर मंथ, पर किलोमीटर पर मंथ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि टोल रेट पर व्हीकल, टोल रेट पर व्हीकल। तो टोल रेट पर व्हीकल, तो रेट, रेट मतलब सेल, तो सेल में प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, टोटल कॉस्ट पर मंथ प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये रहा 25%, 25% प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा व्हीकल पर मंथ, नंबर ऑफ व्हीकल पर मंथ। 1,94,80,000, और ये जो प्रॉफिट है ये बोला है 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर। तो इस पे हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं, इसी वैल्यू पे हम लोग 25% लगा देंगे, इसी वैल्यू पे हम लोग 25% अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग को बोला है कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट, ठीक है। तो इस पे डायरेक्टली लगा देंगे। और नंबर ऑफ व्हीकल पर मंथ, ये वर्किंग नोट 1 से निकाला है हम लोगों ने 10 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख। नंबर ऑफ व्हीकल पर मंथ,
तो यहाँ पर डिवाइड करने से जो भी आंसर आएगा वो होगा रुपीस इतना पर व्हीकल पर मंथ। ठीक है, पर व्हीकल पर मंथ जितना भी आ रहा है, पर व्हीकल पर मंथ। अच्छा, चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है। 19480 इंटू 25% प्लस 19। 24.35. अच्छा, 24.35। ठीक है, तो एक एक व्हीकल से ये टोल चार्ज जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ताकि पूरे मंथ का ये खर्चा ये लोग रिकवर कर सके। तो पर मंथ पर व्हीकल से ये खर्चा टोल चार्ज के हिसाब से लेना चाहिए। हो गया, बस इतना ही था इसमें और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये 11 वाला जो है हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, इसको लास्ट में लेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि Transit लाइफ केयर लिमिटेड ऑपरेट्स इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी है कोई। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है। अब क्या बोल रहा है देखो, लास्ट ईयर इट लॉन्च्ड ए न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तब ये इंश्योरेंस कंपनी है तो ये इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अलग अलग तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस। ठीक है, ये इन्होंने अपने प्लान का नाम दिया है। और ये प्लान किन के लिए है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के लिए ये ज्यादा बेनिफिट होगा प्लान, उन्हीं के लिए ये प्लान लाया गया है। जैसे मान लो मेडिकल वाला होता है तो ये मतलब मेडिकल इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। तो उसी तरह से ये है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के लिए लाया गया इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसका नाम, इस प्रोडक्ट का नाम इन्होंने दिया है प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस, ये नाम है और कुछ नहीं। The company has incurred the following expenditure during the last year for the policy। अच्छा, ये पॉलिसी को एग्जीक्यूट मतलब ये हर एक चीज, जैसे प्रोडक्ट बनाने का खर्चा होता है ना, वैसे सर्विस वालों का भी खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि सर्विस वालों का खर्चा नहीं होता है। फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, यहाँ पर बताया है 11,25,000 पॉलिसी को डेवलप करवाने का खर्चा लगा। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, अब पॉलिसी आया है नया, उसका मार्केटिंग भी तो चाहिए। जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका पता कैसे चलता है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या होता है, मार्केटिंग, मार्केटिंग का खर्चा हुआ। सेल सपोर्ट एक्सपेंसेस मतलब सेल सपोर्ट खर्चा जो भी लगा। पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट, आईटी कॉस्ट, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक, फैसिलिटी कॉस्ट, इम्प्लॉइज कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जिस तरीके का खर्चा होता है ना, वो सब नाम दिया हुआ है। जैसे आईटी रिलेटेड कॉस्ट है, पोस्टेज वगैरह, लॉजिस्टिक वगैरह का खर्चा है। तो ये सब खर्चा इनका लगता है पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी को। इन्होंने जो बनाया ना नया इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये सारे अलग अलग टाइप के खर्चे जो है वो किया है इन्होंने। नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड, और इन्होंने ये पॉलिसी जो नया लॉन्च किया है वो इतने सारे सेल भी कर दिए। नंबर ऑफ पॉलिसीज, टोटल इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिसीज। अब इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब होता है जो पैसा मिल जाएगा जिन्होंने इंश्योरेंस किया है उनको, अगर वो पॉलिसी सही सही चलाते हैं। चलाने का मतलब है प्रीमियम भरना पड़ता है। अगर जैसा जैसा प्रीमियम जब जब भरना है विदाउट एनी मतलब फॉल्ट, अगर सारा पॉलिसीज का प्रीमियम उन्होंने सही सही भरा होता है तो क्या होता है, हम लोग को जो भी क्लेम मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो ये होता है इंश्योर्ड पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, ये इंश्योर्ड मतलब अगर सारा चीज सही चलेगा तो एक एक इंश्योरेंस पॉलिसी से ये वैल्यू जो है मिलेगा। किसको देना पड़ेगा, जिन्होंने इंश्योरेंस किया है। ठीक है, इंश्योर्ड वैल्यू मतलब जो पैसा रिकवर होता है, ये है एक एक पॉलिसी पे। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी। बोल रहा है कि हम लोग को टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाना है ये पॉलिसी का जो इन्होंने नया लाया है, प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी। सेग्रीगेटिंग, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना, क्लासिफाई करना। द कॉस्ट इनटू 4 मेन एक्टिविटीज, अब 4 एक्टिविटीज में हमें कॉस्ट को डिवाइड करने के लिए बोला गया। जैसे कि एक खर्चे का नाम दिया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट
कॉस्ट, ऑपरेशंस कॉस्ट, आईटी कॉस्ट, सपोर्ट फंक्शन कॉस्ट। तो 4 कैटेगरी में हमें इस खर्चे को डिवाइड करना है। मतलब जैसे हम लोग फिक्स्ड खर्चा लिखते हैं अपने से समझ के, वेरिएबल लिखते हैं, मेंटेनेंस खर्चा लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है कि खर्चे को 4 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, तो ये 4 पार्ट का नाम भी दे दिया है। हमें से खुद से थोड़ा सा मतलब बेसिक सेंस लगा के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा खर्चा कौन से हेड में जाएगा। तो हम लोग को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, यानी पहला आंसर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट मिला हुआ ही है, ये सब टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट ही आएगा, लेकिन इसको अलग अलग हेड में हमें बाइफरकेट करके या सेग्रीगेट करके दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, दिखा देंगे। ये जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बोला है कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट पर पॉलिसी। कॉस्ट पर पॉलिसी मतलब एक एक पॉलिसी को बनाने का खर्चा कितना हुआ, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पॉलिसी, जितना सारा पॉलिसी जो है बनाया गया, नंबर ऑफ पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसी कितना है ये, ठीक है, क्योंकि कितना ये सोल्ड ही हम लोग मानेंगे कि प्रोड्यूस्ड, है ना। जैसे अगर हम लोग को ये नहीं इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि कितना प्रोड्यूस्ड, इसीलिए बोल रहा है एक्चुअली ये प्रोड्यूस्ड तो नहीं होगा, ये प्रोडक्ट है। मतलब इन्होंने 528 पॉलिसी बेचा, अब 528 पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने बनाने का खर्चा किया होगा, क्योंकि हमें तो ये नहीं बताया कि इन्होंने कितना सारा पॉलिसी। देखो पॉलिसी तो ऐसा नहीं होता कि कुछ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो, तो जितना पॉलिसी इन्होंने बेचा उतना पॉलिसी को ही, उतने खर्चे को, पूरे खर्चे को उतने सारे पॉलिसी में ही डिवाइड करेंगे, है ना। ये तो कोई प्रोडक्शन नहीं है कि कुछ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा, कितना पॉलिसी बच गया, इतना पॉलिसी रह गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये 528 पॉलिसी बिका, और पहले इन्होंने ये पॉलिसी बनाया, पॉलिसी बनाने का ये खर्चा हुआ, और उसके बाद इन्होंने लोगों को समझाया कि पॉलिसी कीजिए, अच्छा है, ये है वो है, अपना मार्केटिंग किया, और 528 पॉलिसी बिक गया। तो एक एक पॉलिसी पे कॉस्ट कितना अपोर्शन करेंगे, जितना बिका उतना पॉलिसी, और टोटल जितना भी खर्चा इन्होंने पॉलिसी को बनाने में किया है, मतलब पॉलिसी को पूरा एग्जीक्यूट करवाने में जितना भी खर्चा जो भी सेक्टर में हुआ है, लाइक आईटी, सपोर्ट फंक्शन, मार्केटिंग, जो भी बोला है यहाँ पर। और बस यहाँ पर लास्ट में और एक क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू के हिसाब से हमें कॉस्ट पर रूपी निकालना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे टोटल इंश्योर्ड वैल्यू। ठीक है, इंश्योर्ड वैल्यू ये हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी टोटल कॉस्ट आएगा डिवाइडेड बाय टोटल इंश्योर्ड वैल्यू दे रखा है हमें क्वेश्चन में, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल टोटल तो कैंसिल, कॉस्ट पर इंश्योर्ड वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, मतलब इंश्योर्ड वैल्यू एग्जीक्यूट करने में कॉस्ट हम लोग का कितना कितना अप्लाई हो रहा है, ये चीज। तो पहले हम लोग, सबसे पहला काम है क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना, जो कि आसान है। हमें खर्चे को समझ के ये 4 हेड में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यही वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इलास्ट्रेशन 12 का क्वेश्चन 1। कैलकुलेशन ऑफ total cost for professional protection plus पॉलिसी। तो ये जो नया पॉलिसी इन्होंने लाया है, इस पॉलिसी को बनाने का खर्चा हम लोग को हेड बता दिया है, थोड़ा सा समझ के हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहला हेड का नाम क्या लिखे, यहाँ पर दे रखा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। इसमें जो भी खर्चा आएगा ये सबको टोटल करके लिखेंगे। यहाँ पर 2 कॉलम बना लेते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में क्या आ जाएगा, सेकेंड है यहाँ पर देखो ऑपरेशंस, फिर आईटी। ऑपरेशंस फिर इसके बाद आईटी। तो नेक्स्ट पेज में ही करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं आईटी कॉस्ट। ये हो गया थर्ड पॉइंट।
रुपीज रुपीज। और फोर्थ नंबर पे सपोर्ट फंक्शन था, सपोर्ट फंक्शन। इसमें हमें खर्चे को लिखना पड़ेगा, ये हेड के अंडर, ठीक है। अच्छा, पहला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ना ऐसे नाम दिया हुआ है कि पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। जैसे पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी डेवलपमेंट, यानी पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पर देखो बोला था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो प्रोडक्ट क्या है, पॉलिसी है, तो पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट इसी के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ज्यादा कुछ टफ नहीं रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में, हम लोग पढ़ के खुद ही समझ सकते हैं। लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन से कैटेगरी में जाने वाला है। तो 11,25,000। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग मतलब इसी में आएगा, ये तो मार्केटिंग का खर्चा, इसके लिए हेड यही वाला दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी 45,20,000। फिर बोला है सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पर सेल्स सपोर्ट बोला है तो यहीं पर लिख देंगे सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस। सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस हो गया 11,45,000। उसके बाद पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है। अब पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट तो देखो यहाँ डेवलपमेंट वाला आ गया, मार्केटिंग भी आ गया, सेल सपोर्ट भी आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट है ये यहाँ पर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो मेन मेन हेड के साथ ही नाम दिया है। जैसे देखो अगर ये नहीं समझ में आता हम लोग आगे का पढ़ के देख सकते हैं कि कौन सा कॉस्ट होगा। जैसे देखो एक आईटी का अलग ही दिया हुआ था, तो आईटी कॉस्ट एक ही है, ठीक है। तो आईटी कॉस्ट में आईटी कॉस्ट का खर्चा लिख दो, ठीक है। आईटी कॉस्ट में आईटी कॉस्ट का खर्चा लिख दो। हम लोग इससे क्या करेंगे, बाइफरकेट कर पाएंगे कि बचा हुआ खर्चा कहाँ जा रहा है। तो 74,32,000 ये आउटर कॉलम में लिख देते, क्योंकि हम लोग को इनर कॉलम में ये लिखने का जरूरत नहीं, एक ही खर्चा है, आईटी से रिलेटेड और कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर आईटी वाला कोई भी खर्चा नहीं था, पोस्टेज, फैसिलिटी, इंप्लॉय कॉस्ट, ये सब आईटी वाला खर्चा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट फंक्शन मतलब जो क्या होता है, एक्चुअली सपोर्ट का भी हम लोग को यहाँ पर दे रखा है। सपोर्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, सपोर्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, जो मेन एक्टिविटीज नहीं है। जैसे कि पोस्टेज लॉजिस्टिक, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए मेन एक्टिविटी नहीं है, लेकिन सपोर्टिव है, ये होता है तो इजीली काम होगा। जैसे पोस्टेज का लॉजिस्टिक का खर्चा करने से, फैसिलिटीज कॉस्ट, इंप्लॉय कॉस्ट, अदर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो ये नीचे का चार्ट जो दिख रहा है ना, ये कोई भी डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, बिजनेस को सपोर्टिव वे में चलाने के लिए सपोर्टिव खर्चा है, ठीक है। जैसे पोस्टेज लॉजिस्टिक, तो यहाँ पर लिखेंगे पोस्टेज लॉजिस्टिक। ये देखो पोस्टेज लॉजिस्टिक, क्योंकि पोस्टेज वगैरह का जो खर्चा है ये हम लोग का डायरेक्टली इंश्योरेंस से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉय को रखा गया है, तो जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट वेजेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो एक मशीन अगर बीच बीच में खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए एक मैकेनिक को भी रखा गया है, तो ये क्या है, सपोर्टिव फंक्शन के लिए काम कर रहा है, सपोर्ट के लिए। वो मैकेनिक अगर कभी एब्सेंट रहेगा तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन का काम बंद रहेगा, तो इस तरह के काम को बोला जाता है सपोर्टिव। जैसे मान लो स्कूल कॉलेज वगैरह में कैंटीन रहता है, तो वो सपोर्टिव फंक्शन की तरह काम करता है, वो कभी मेन एक्टिविटी नहीं है। स्कूल कॉलेज का काम कैंटीन खोल के बच्चों को खिलाना नहीं होता है, उनका काम होता है एजुकेशन देना, ठीक है। लेकिन सपोर्टिव फंक्शन है ताकि लोगों को हेल्प हो, ठीक है। जैसे स्टूडेंट को भी होता है, एम्प्लॉय, टीचर, सभी को होता है, तो उसी हिसाब से। तो पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक 10,25,000 यहाँ पर, 10,25,000। उसके बाद देखो फैसिलिटी कॉस्ट, ये तो बता ही रहा है, फैसिलिटी मतलब सपोर्टिंग, फैसिलिटी मिलेगा। जैसे कैंटीन है कॉलेज में तो फैसिलिटी मिलता है, मतलब ये मैंडेटरी तो नहीं है कि होना ही पड़ेगा। 15,24,000 फैसिलिटी कॉस्ट। उसके बाद इंप्लॉय कॉस्ट,
इम्प्लॉय को रख रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो खर्चा देना पड़ रहा है ये सपोर्टिव कॉस्ट हो जाएगा 5,60,000। ये पॉलिसी को बनाने के लिए मैंडेटरी खर्चा नहीं है, सपोर्टिव खर्चा है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। $16,20,400 ये हो गया। अच्छा, ये 4 खर्चा यहाँ चला गया, अब बचा क्या, ये 3। अब देखो ये 3 जो है हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेशंस में, ठीक है, ऑपरेशंस में आ जाएगा। तो इसमें लिखते हैं ऑपरेशंस में क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पर है हम लोग का पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट, मतलब पहले प्रोडक्ट को बनाया गया, फिर उस पे जो भी एक्टिविटीज करना है वो किया गया, ठीक है, तो फिर डिसाइड किया गया कि इंश्योरेंस कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो 10,05,900 यहाँ पर लिखते हैं 10,05,900। अच्छा, उसके बाद है पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट। पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट है 10,05,900। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया क्या, ओ 35,20,700, 35,20,700। और एक खर्चा है क्लेम अगेंस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, क्लेम्स अगेंस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट 1,25,600, 1,25,600। ये सब ऐड कर देंगे, यहाँ पर ये ऐड कर देंगे, तो चेक करते कितना होगा। 10,25,000 प्लस पता नहीं क्या हो गया कैलकुलेटर में, 15,24, 5,60,000, 16,20, 400। तो यहाँ पर आ गया 47,29,400। और ये वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा, प्लस 74,32, 74,32, 30। तो यहाँ पर जो टोटल होगा ये टोटल करके देखना पड़ेगा कितना होगा, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 11,25, 67,90,000। 67,90,000। अच्छा, ये ऐड कर लेते हैं 67,90,000 और ये वाला, ये 3 ऐड करने से ये वाला कितना आ रहा है, $1,25,600, 10,05,900, 35,2700, 35,2700। तो ये हो गया 46,52,200, 46,52,200 ऐड करते देखते सही हुआ है कि नहीं। एक बार मेरे से यहाँ पर गलत टाइप हो गया, 2, हाँ ठीक है, 2,36,03,600, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। ये ऑलरेडी दिया हुआ था, हम लोग को सिर्फ हेड के हिसाब से बाइफरकेट करने बोला था। पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चंस जो है उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है, देखो, कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी। तो कॉस्ट पर पॉलिसी मतलब एक पॉलिसी पे कॉस्ट कितना है, तो ये कितने पॉलिसी का कॉस्ट है, जितना पॉलिसी इन्होंने बेचा होगा 528। तो 528 पॉलिसी का कॉस्ट इतना,
तो 1 का कितना होगा, सिंपल डिवाइड कर देना है। 2,36,03,600 डिवाइडेड बाई 528। तो ये डिवाइड करेंगे 528 से, तो ये इतना आ रहा है 44,703, 44,703 पॉइंट ये आ जाएगा। तो ₹44,703.7 है। हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं या 3.79 लिख सकते हो, कोई भी एक ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया रुपीज इतना पर पॉलिसी। एक एक पॉलिसी को प्रिपेयर करने का, ये जो 4 कैटेगरी में हम लोगों ने खर्चा डिवाइड किया था ना, तो बोल रहे हैं कि ये सारे खर्चे एक एक पॉलिसी पे इतने करके आ रहे हैं। तो ये हो गया कॉस्ट पर पॉलिसी। फिर पूछ रहा है कैलकुलेट, यहाँ पर नेक्स्ट पूछा था और एक पॉइंट, कैलकुलेट कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंश्योर्ड वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट कितना है, ₹2,36,03,000 ऐसे। और टोटल इंश्योर्ड वैल्यू, ये हमें क्वेश्चन दिया दिया है, ये देखो टोटल इंश्योर्ड वैल्यू 1320 करोड़ है, करोड़ में ही रहेगा सोचो, क्योंकि इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि कितने, मतलब एक्चुअली अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद लोग को जो पैसा देंगे, ठीक है, तो वो कितना होगा। तो टोटल जो पैसा देना पड़ेगा वो है इतना 1320 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर ₹1320, ये सिर्फ 1320 नहीं है, ये करोड़ में है। अब इसको हमने डिवाइड करना पड़ेगा, तो 236, पहले ये पूरा लिखना पड़ेगा, 236,036,000 डिवाइडेड बाय 1320, करोड़ मतलब 70, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है 0.0017 ऐसे करके आ रहा है। तो ₹0.00178, तो हम इसको 18 ले लेते हैं, ठीक है। ये 4 डिजिट लिया है मैंने, तो ये हो गया रुपीज इतना कॉस्ट, रुपीज इतना पर ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। मतलब अगर इंश्योर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, इंश्योर्ड वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट कितना आया, ठीक है। एक इंश्योर्ड वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट कितना आया, ₹1 के हिसाब से। ये देखो कॉस्ट पर रूपी, मतलब ₹1 इंश्योर्ड वैल्यू अगर है तो उस पे कॉस्ट कितना आ रहा है। मतलब अगर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी किया है और उसको हमें ₹1 देना है, जब इंश्योरेंस पॉलिसी उसका मैच्योर हो जाएगा, वो सारी चीज सही सही तरीके से किया होगा, मतलब प्रीमियम टाइम पे प्रीमियम भरना सब कुछ किया है, तो उसे ₹1 मिल जाएगा। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, ₹1 उसे मिल जाएगा, ऐसा बात के साथ ही पॉलिसी किया गया था। तो ₹1 पॉलिसी उसने सही सही चलाया तो उसे ₹1 दे देंगे। लेकिन उसमें इंश्योरेंस कंपनी का कॉस्ट कितना आया, हर ₹1 के पीछे इतना उनका कॉस्ट इनकर्ड है, मतलब बाकी उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। हर ₹1 पे इतना कॉस्ट हम लोग का इनकर्ड है, बाकी प्रॉफिट बोल रहे हैं, सॉरी, बाकी उनका लॉस होगा, क्योंकि मैच्योर होने पे लॉस ही होता है बेसिकली। लेकिन सब मैच्योरिटी जो है हर बार नहीं होता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग जो है फेलियर ही हो जाते हैं, नहीं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी चल नहीं पाता। जैसे मान लो जो भी स्टॉक का इंश्योरेंस करता है, क्या सभी का गोडाउन में आग लग जाता है, सभी का एक्सीडेंट होता है, या मेडिकल इंश्योरेंस सोचो, क्या सभी का तबीयत खराब होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए हमेशा जो है जरूरी नहीं है कि उनको इंश्योरेंस का वैल्यू जो है रिटर्न करना ही पड़ता है, डिपेंड करता है कि कैसा है। अगर मान लो कोई नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी किया गया है तो उसका बात अलग होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट होगा नहीं तो कैसे मिलेगा, अब कोई थोड़ी ना चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो उसी हिसाब से, तो इसीलिए देखो इनका ये कॉस्ट आएगा अगर ₹1 इनका इंश्योर्ड वैल्यू होगा। इस बात का मतलब ये है, कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला लोन डिपार्टमेंट का।
लोन प्रोसेसिंग होता है ना, तो उसका कॉस्ट देखो। द लोन डिपार्टमेंट, जैसे बैंक में होता है, यहाँ पर भी है, ऑफ ए बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन एडिशन टू होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टास्क। बोल रहा है कि नॉर्मली ये जो लोन डिपार्टमेंट है, इनका जो है बहुत अलग अलग तरीके का फंक्शन है, मतलब अलग अलग तरीके का लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेस का भी काम करते हैं, मतलब होम लोन भी देते हैं। It is estimated that 25% of the overhead cost of loan department are applicable to the processing home loan application। बोल रहा है कि जितना भी ओवरहेड, मतलब क्या बोला था मैंने, इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे अभी मैंने समझाया ना, इनडायरेक्ट खर्चा जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, तो अगर कोई ओवरहेड खर्चा है लोन डिपार्टमेंट का, तो वो कैसे हमें अपोर्शन करना है। 25% ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू द प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। जैसे कि लोन डिपार्टमेंट का बहुत सारा काम है, फंक्शंस मतलब बहुत सारा एक्टिविटी करता है, जिसके साथ साथ वो लोग होम लोन का एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का भी काम करता है। अब बोल रहा है कि होम लोन प्रोसेसिंग के काम पे टोटल लोन डिपार्टमेंट में जो भी अदर खर्चा होता है, उसका 25% एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो लोन डिपार्टमेंट में अगर 100 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो होम लोन के लिए बोल रहा है 25%, यानी 25 रुपीज का ओवरहेड। ओवरहेड का खर्चा मान लो लोन डिपार्टमेंट में अगर 100 हुआ, तो उसमें से होम लोन के जो एप्लीकेशंस का प्रोसेसिंग का जो खर्चा है वो 25% ऑफ ओवरहेड होगा, यानी 25 रुपीज, ये बोल रहा है। The following information is given concerning the processing of a loan application। ठीक है, बोल रहा है कि the following information is given concerning the processing of a loan application। एक लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने का जो भी खर्चा होता है वो दिया हुआ है, जैसे कि होम लोन प्रोसेसर मंथली सैलरी। जो होम लोन प्रोसेस का काम करते हैं, उनको सैलरी देना पड़ता है 2,40,000। ठीक है, और ये कितने लोग रहते हैं, 4 ऐसे इम्प्लॉय है जिनको 60,000 करके पे करना पड़ता है। तो 4 इम्प्लॉय 60,000 यानी 2,40,000। 4 लोगों को अगर 60,000 करके पे करना पड़ेगा। ये मंथली है, 60,000 जो है ये मंथली है, क्योंकि ये मंथली सैलरी किया है। 60,000 इंटू 4, 2,40,000। लोन डिपार्टमेंट ओवरहेड कॉस्ट बता दिया है, देखो ये बता ही दिया, हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कौन सा ओवरहेड कॉस्ट है, यही सब इनका अदर एक्सपेंसेस है। जैसे चीफ लोन ऑफिसर सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, लीगल एडवाइस, एडवर्टाइजिंग, मिसलेनियस, ये सब ओवरहेड का खर्चा है। बोल रहा है लोन डिपार्टमेंट का पूरा ओवरहेड का खर्चा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, ये लोन डिपार्टमेंट का बोला है, ये सिर्फ होम लोन प्रोसेसिंग का नहीं बोला है। जैसे कि ये देखो, ये जो सैलरी दिया जा रहा है, ये होम लोन से रिलेटेड जो इम्प्लॉय है उनको, क्योंकि यहाँ बोल ही दिया है होम लोन प्रोसेसर्स मंथली सैलरी। और ये लोन डिपार्टमेंट का टोटल इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड खर्चा, तो टोटल ओवरहेड यहाँ टोटल भी किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल, यहाँ देखो कंप्लीट कर दिया, लाइन लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ टोटल करके 1,81,000 आया। ये पूरे लोन डिपार्टमेंट का है। इसका 25% हम लोग का होम लोन में ऐड होना चाहिए ओवरहेड के हिसाब से। तो ओवरहेड का बोल के यहाँ पर 25% आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में बताया था ना, तो इसीलिए कर रहे हैं। हम लोग को बोल रहे हैं कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन ऑन द एजम्पशन दैट 500 होम लोन एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड ईच मंथ। बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट निकाल के बताओ होम लोन प्रोसेसिंग का। तो होम लोन प्रोसेसिंग में एक तो 4 लोगों को रखा जाता है, 4 इंप्लॉय को, जिनको 60,000 पर मंथ करके सैलरी दिया जाता है, प्लस ओवरहेड का यहाँ पर 25% खर्चा आ जाएगा, तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा हमें बोल रहा है कि हम लोग को टोटल कॉस्ट तो निकालना ही है, फिर यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेशन ऑन द एजम्पशन दैट 500 होम लोन, 500 होम लोन का एप्लीकेशन हर मंथ आता है, मतलब अप्लाई करना पड़ता है ना होम लोन के लिए, एप्लीकेशन फिलअप करके जमा करके देना पड़ता है। फिर वो लोग आके चेक करते हैं, टेक्निकल वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारा अलग अलग वेरिफिकेशन होता है कि सही है घर या फ्रॉड है, जो लेना चाहते हैं उनका क्या काम है, क्या उनके पास मतलब क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ये सारा चीज जो इनकम टैक्स फाइल वगैरह सब देखने के बाद ही होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पर मंथ ऐसे एप्लीकेशन आ जाते हैं 500। तो बस इतना ही बोला है, हम लोग को ये कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये तो एकदम छोटा सा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट showing computation of the cost of
processing a typical home loan application. अगर इतना नहीं लिखना चाहो तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ होम लोन एप्लीकेशन, तो भी चलेगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स और रुपीस। तो पहले तो जो एम्प्लॉय लोगों को सैलरी दिया जाता है, तो इनका नाम क्या दिया है यहाँ पर, होम लोन प्रोसेसर्स मंथली सैलरी, होम लोन प्रोसेसर्स मंथली सैलरी, होम लोन प्रोसेसर मंथली सैलरी 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। ये इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया। अगर नहीं देता, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता, तो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता। 4 एम्प्लॉइज इंटू 60,000 पर मंथ। अच्छा, फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे ओवरहेड खर्चा, ओवरहेड कॉस्ट। ये कैसे अप्लाई करना है, 25% ऑफ ओवरहेड ऑफ द टोटल लोन डिपार्टमेंट। तो टोटल लोन डिपार्टमेंट का मंथली ओवरहेड खर्चा है 1,81,000। ये बता ही दिया है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट 1,81,000, तो 1,81,000। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों किया, फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर बताया इट इज एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द लोन डिपार्टमेंट, नॉट होम लोन डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू द प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,81,000 का 20%, 21%, 1,81,000 इंटू 25%, 45,250। और तो कोई खर्चा नहीं है, प्लस कर लेंगे 2,40,000, तो यहाँ पर हो गया 2,85,250। ये हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर मंथ ऑफ होम लोन डिपार्टमेंट, मतलब होम लोन के लिए, होम लोन प्रोसेसिंग, होम लोन का प्रोसेसिंग करवाने के लिए ये टोटल कॉस्ट जो है होम लोन डिपार्टमेंट को बेयर करना पड़ता है। अब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस्ड पर मंथ, तो ये खर्चा लग जाता है इस डिपार्टमेंट को जो है चलाने का, ठीक है। और कितने सारे 500 होम लोन का एप्लीकेशन आ जाता है पर मंथ, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर हम लोग को बोला है टोटल, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन ऑन द assumption दैट 500 होम लोन एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड ईच मंथ। यहाँ पर ईच मंथ इतना होगा, तो ये हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया 500 एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने का। अब अगर हम लोग को बोला नहीं यहाँ पर क्लियरली कि 500 का यूज किस लिए करना है, वैसे 500 का यूज हम लोग इसलिए कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन पे कॉस्ट कितना आएगा, लेकिन ये हमें डायरेक्टली निकालने के लिए नहीं बोला है। देखो बोल रहा है कि the cost of processing home loan application on the assumption that 500 home loan applications are processed each month। मतलब ही हो गया, ये चीज डायरेक्टली तो नहीं बताया, लेकिन ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है। टोटल कॉस्ट नहीं निकालने बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन, होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करने का कॉस्ट बताओ, मतलब पर एप्लीकेशन पे कितना कॉस्ट आ रहा है, तभी तो बोला है इस एजम्पशन के साथ कि पर मंथ 500 एप्लीकेशन फॉर्म जमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर होम लोन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन पे कितना टोटल कॉस्ट आता है। ये जो है ये 500 एप्लीकेशंस पे है, तो एक पे कितना आ जाएगा, 2,85,250 डिवाइडेड बाय 500, 570.5। मतलब एक लोन को प्रोसेस करवाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो होता है 570.5, एक लोन को प्रोसेस करवाने का खर्चा, जिसमें ये सब खर्चे इंक्लूडेड है, जैसे कि सैलरी, ये चीफ लोन ऑफिसर सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे, लीगल एडवाइस, एडवर्टाइजिंग, मिसलेनियस, ये सब, ठीक है। बस यहाँ पर जो है क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि लैंग्वेज पढ़ के हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, इस वजह से। वैसे इस पे ज्यादा कैलकुलेशंस कुछ भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 14, इसमें क्या बोला है,
प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ यहाँ पर इग्नस थर्मल पावर स्टेशन शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो भी खर्चा हो रहा है वो पर किलोवाट आवर पे बताओ। किलोवाट आवर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने का यूनिट होता है। फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड बिलो पर्टेनिंग टू द ईयर 2021। ठीक है, 2021 में पूरा जो खर्चा है वो बता दिया है, मतलब 1 ईयर का। ठीक है, टोटल यूनिट्स जनरेटेड पूरे ईयर में इतना किलोवाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया गया। ऑपरेटिंग लेबर खर्चा इतना, रिपेयर मेंटेनेंस लुब्रिकेंट्स स्पेयर्स स्टोर्स 8 लाख, प्लांट सुपरविजन 6 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 40 लाख, ये सब एक्सपेंसेस हुआ है पूरे ईयर में। 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड। बोल रहा है कि कोल यानी कोयला, बोल रहा है कि कोयला जो कोल का जरूरत होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पे, उस पे बोल रहा है कि 1 किलो मतलब 1 केजी कोल कंजम्पशन करने पे 5 किलोवाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और कोल का जो रेट है वो 1 किलो कोल का रेट है 4.25 पर केजी। तो यहाँ पर जो भी खर्चा लिखा हुआ उसमें कोल का खर्चा लिखा हुआ नहीं है, जो कि एक मेजर पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हमें डिटेल्स दिया, हम लोग को खुद कोल का खर्चा कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सिंपल है, करके देख सकते हैं कैसे। जैसे देखो, अगर हम लोग 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो कोल का कंजम्पशन कितना होता है 1 किलो। ठीक है, तो अगर 20 लाख किलोवाट आवर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो कोल कितना चाहिएगा, तो एक किलोवाट आवर के लिए 1/5, तो 20 लाख के लिए 1/5 इंटू 20 लाख, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, ये हो गया 4 लाख किलो। 4 लाख किलो कोल का जरूरत होगा। 1 किलो कोल अगर 4.25 रुपीज से मिल रहा है तो 4 लाख किलो कोल का कितना खर्चा हो जाएगा, तो 4 लाख इंटू 4.25। ठीक है, तो 4 इंटू 4.25 करके देखो 17 आ रहा है, तो यानी 17 लाख रुपीज का कोल का खर्चा होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देते कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करने के लिए कोल का जरूरत होता है, तो 1 किलो कोल से इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर ईयरली इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है हम लोगों ने, तो कितना कोल यूज किया है, दैट इज द कंजम्पशन। तो 4 लाख किलो कोल कंजम्पशन क्या है, 1 किलो कोल मिलता है इतने करके 4.25 बता दिया है। तो फिर इतना किलो कोल खरीदने में कितना खर्चा लगा होगा, 17 लाख। ये तो कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा। डेप्रिसिएशन लगाना है 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ 5 करोड़। ठीक है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे, जो कि कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है। बाकी खर्चा हम लोग को दे दिया है। हम लोग को कैलकुलेट क्या करके देना है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है इनका सबसे पहले, मतलब टोटल कितना खर्चा होता है। और आगे देखते कुछ बोला है कि नहीं, बस कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब हम लोगों को ये सारा खर्चा कैलकुलेट करके दिखाना है कि कितना होगा। और कॉस्ट पर किलो भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कोल। कोल का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, देखो 5 किलोवाट के लिए 1 किलो कोल का कंजम्पशन होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 किलोवाट आवर 1 केजी कोल इंटू 20 लाख किलोवाट आवर प्रोडक्शन पे कितना कोल का खर्चा हुआ होगा। और 1 किलो कोल अगर 4.25 करके मिलता है तो फिर ये जो कोल का क्वांटिटी कैलकुलेट होके आएगा, क्योंकि देखो किलोवाट आवर कैंसिल, तो बचता क्या है केजी। तो कोल जितना केजी है 4.25 पर केजी करके कोल मार्केट में सेल हो रहा है, तो 17 लाख रुपीज अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा। चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखो 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख। तो 4 इंटू 4.25 करके देख लो, ये आ जाता है 17। अब लैक्स मैंने यूज नहीं किया, तो 17 लाख जो है ये कोल का खर्चा हो जाएगा पूरे ईयर का, क्योंकि ये प्रोडक्शन ईयरली है। तो ये भी आंसर क्या हो गया, 17,000 लाख पर ईयर।
तो ये ईयर का कैलकुलेट हो गया, बाकी खर्चा हमें ईयर में ही दे रखा है तो ये ईयर का हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, और क्या नाम था वही वाला मैंने लिख दिया, इग्नस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं प्लांट, पहले पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। पहला खर्चा है ऑपरेटिंग लेबर, ठीक है। अगर चाहो तो इसको फिक्स्ड और वेरिएबल में लिख सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो इसको फिक्स्ड वेरिएबल में लिख सकते हो। यहाँ पर लिख लेते हैं, अरे ये सब चला जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने स्टैंडिंग, नहीं भी लिखने से होगा, चाहो तो लिख सकते हैं। स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड में क्या क्या आ जाएगा, प्लांट सुपरविजन मतलब सुपरवाइजर का सैलरी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगा। तो प्लांट सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्लांट सुपरविजन का खर्चा हो गया 6 लाख, ये सब ईयरली है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का 40 लाख, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा 5 करोड़ इंटू 5%, 5 करोड़ इंटू 5%, तो ये हो जाएगा 25 तो हो गया, 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 2 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 25 लाख होगा, ठीक है। तो 25 लाख हो जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, उसके बाद ये हो गया 40 लाख, 46 लाख, 46 और 25 ऐड करते हैं, 46 और 25, तो ये हो गया 71 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 71 लाख टोटल स्टैंडिंग। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल में क्या क्या आ जाएगा, वेरिएबल में आ जाएगा लेबर, यहाँ पर ऑपरेटिंग लेबर। अच्छा देखो, जैसे मैंने पहले भी बोला था, लेबर को लेके कंफ्यूजन होता है कि लेबर कभी कभी वेरिएबल में भी दे देते, फिक्स्ड में भी दे देते। तो इससे कोई मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है कि लेबर मतलब क्या करना पड़ेगा। देखो, अब प्लांट वगैरह का लेबर जो होता है ना, लेबर का खर्चा लगेगा ही, चाहे हो सकता है कोई लेबर नहीं आए उसके जगह कोई और आया, लेकिन लेबर का खर्चा लगते ही रहता है। तो ऑपरेटिंग लेबर जो है वे हम लोग फिक्स्ड में भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने जितना सारा लेबर वेजेस किया है वो सभी हम लोग का सैलरी रिलेटेड है, तो भी मैंने फिक्स्ड में ही दिखाया, लेबर वेजेस रिलेटेड है तो भी हम लोगों ने फिक्स्ड में ही दिखाया, तो इसको भी हम लोग फिक्स्ड में दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे कि मैंने बोला, फिक्स्ड वेरिएबल करके अगर नहीं भी दिखाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वाले में दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने लिखा नहीं वहां पर, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग लेबर। लेकिन इसको फिक्स्ड में भी लिख सकते हो, ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। 30 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लुब्रिकेटिंग स्पेयर्स एंड स्टोर्स, ये तो डिपेंड करता है ना कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसके ऊपर, ये सब क्या है, ये हम लोगों का वेरिएबल खर्चा हो जाएगा, जैसे गाड़ी में ऑयल वगैरह का होता है उसी तरह से। लुब्रिकेंट्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स, लुब्रिकेंट स्पेयर्स एंड स्टोर्स, ये हो गया 8 लाख। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसको अलग से रिपेयर्स मेंटेनेंस में दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोल के दिखाते हैं, या फिर यहाँ पर भी दिखा सकते हैं,
ठीक है। जैसे देखो वेरिएबल, और हम बार बार बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में 3 पार्ट करके करना जरूरी है, बाकी सब में नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। जैसे कि ऑपरेटिंग लेबर ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ ही लिखना पड़ेगा, लेकिन लुब्रिकेटिंग अगर वेरिएबल दिखा रहे हो तो ये वेरिएबल में ही जाएगा, जैसे कि डीजल ऑयल वगैरह होता है। और एक हेड कर देते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसका अलग से कर देते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का यहाँ पर 10 लाख, ये अलग से नाम ही दे दिया है, तो इसको हम 10 लाख लिख देते हैं। 10 लाख हो गया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, नाम भी वही है, कुछ और बताया नहीं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और कोल कॉस्ट 17 लाख, ये हम लोग का वेरिएबल होगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन करेंगे उसी के हिसाब से कोल का यूज होगा, अदरवाइज कोल का यूज हम लोग का कम होगा, ज्यादा प्रोडक्शन में ज्यादा, कम में कम। तो 30 प्लस 17 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 55 लाख। तो 55 लाख ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल पॉइंट बी, ठीक है। अब ये 3 ऐड कर देते हैं, ये तीनों खर्चा हम लोग ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 71 प्लस 10, तो 1,36 लाख, 1,36 लाख, ये हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, अगर तुम लोग चाहो कि ऐसा नहीं लिखना है तो भी नहीं लिख सकते हो, जैसे कि पूरा टोटल करके भी टोटल कॉस्ट लिख सकते हो। जैसे मैंने एक बार यहाँ पर स्टैंडिंग लिख दिया, मतलब ये टोटल अलग से किया, फिर यहाँ पर टोटल अलग से किया, तो जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। हम लोग अपने हिसाब से जो है प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये 10 लाख को थोड़ा नीचे लिख लेते हो, ये ऊपर ज्यादा चला गया, ठीक है। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को यही टोटल कॉस्ट ही बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए बोला था, और कुछ नहीं बोला था। देख लो यहाँ पर बोला है प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट, हम लोग को कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला था। फिर भी अगर हमें कभी बोले कि कॉस्ट पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन जैसे किस में हो रहा है, किलो वाट आवर, ठीक है, तो पूरे साल भर का अगर ये खर्चा है, तो अगर हम लोग को ये पूछ ले कि कॉस्ट पर किलो वाट आवर क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे, कॉस्ट पर किलो वाट आवर, ये कैसे होगा, ये देखो 1,36 लाख रुपीस का कॉस्ट इनकर्ड हुआ है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 20 लाख किलो वाट आवर। तो इसको अगर 20 लाख किलो वाट आवर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना होगा। 136, ये मैंने 5 जीरोस हटा दिए यहाँ से, तो यहाँ भी 3 4 5, ये डिवाइडेड बाई 20 कर देते हैं, तो आंसर पता चल जाएगा, 6.8 आएगा, ठीक है। ये आ गया 6.8, ये क्या निकल के आया, ₹6.8 पर किलो वाट आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटा में 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 6.8 रुपीस का कॉस्ट इनकर्ड होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाता है किलोवाट में। तो किलोवाट आवर मतलब क्या होता है, ये बचपन में पढ़े होंगे 9-10 में। किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 1 किलोवाट जनरेट करने का जो यूनिट होता है। तो 1 आवर में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 6.8 रुपीस का कॉस्ट इनकट होगा, ठीक है, कॉस्ट इनकट होगा, किलो वाट आवर होता है। अच्छा, ये वाला भी हम लोग का हो गया। ये था हम लोगों का थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर, ठीक है। आज हम लोगों ने सारा ही अलग अलग क्वेश्चन ही किया। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये हम लोग बाद में करेंगे। पहले 2 छोटा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं और 4 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है एक कंपनी इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर कन्वेंस फैसिलिटीज फॉर इट सेल्स पर्सोनल। बोल रहा है कि एक कंपनी में जो भी सेल्स पर्सोनल है वो लोग कैसे ऑफिस तक आएंगे और ऑफिस से जाएंगे, मतलब जाने आने का जो साधन, जिसे बोला जाता है कन्वीनियंस, ठीक है। तो कन्वीनियंस का ऑल्टरनेटिव प्रपोजल उन्होंने सोच रखा है। क्या बोला है, बोल रहा है कि who has to be considered traveling approximately 20,000 किलोमीटर every year, the proposal are as follows। अच्छा, ये proposal सब सेल्समैन के लिए नहीं है, से उनके लिए है, ठीक है, उनके लिए दिया गया है, सेल्स पर्सोनल उन्हीं के
लिए जो पूरे ईयर में 20,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करके ऑफिस आते हैं, ऐसा ही बोला है क्वेश्चन में, देख लो। बोल रहा है A company is considering 3 alternative proposal. कंपनी ने 3 अलग अलग proposal दिए हैं उनको आने जाने के लिए, for convenience facilities for its sales personnel who has to do considerably travel approximately 20,000 kilometer every year. The proposal are as follows. तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इन्होंने, कंपनी ने 3 अलग अलग प्रपोजल दिया है सिर्फ और सिर्फ वही सेल्स पर्सोनल को जो पूरे ईयर में 20,000 से ज्यादा 20,000 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली ट्रेवल करके ऑफिस आते हैं। तो ऑप्शंस में देखो, पहला, परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार्स, द एवरेज कॉस्ट ऑफ द कार इज 6 लाख। बोल रहा है कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी यहाँ पर अपना कार खरीद सकती है और उसके लिए खर्चा आएगा कंपनी का एक एक कार का 6 लाख। मतलब कंपनी कार खरीद के वो कन्वीनियंस फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय लोगों को, मतलब सेल्स पर्सोनल जो है उनको दे सकती है, ठीक है। दूसरा, अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज हिज ओन कार एंड रिम्बर्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10 पर किलोमीटर एंड ऑल्सो बियर इंश्योरेंस कॉस्ट। अच्छा, और कंपनी बोल रही है आप अपना कार यूज करो, ठीक है, हम लोग खर्चा हिसाब से क्या दे देंगे, हम लोग पर किलोमीटर पे 10 रुपए देने के लिए रेडी है और सिर्फ इंश्योरेंस कॉस्ट बियर करेंगे, ठीक है। गाड़ी चलता है तो उसका अलग अलग खर्चा होता है ना, पेट्रोल का खर्चा, टायर का खर्चा, रिपेयर, मेंटेनेंस, टैक्स का खर्चा, मतलब रोड टैक्स वगैरह जो होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है हम अलग अलग सारे खर्चे पे नहीं करेंगे, हम 10 रुपए 10 रुपीज पर किलोमीटर का खर्चा रिम्बर्स करेंगे, ठीक है। और एक खर्चा हम बेयर करेंगे अलग से जो बता रहे, दैट इज इंश्योरेंस कॉस्ट। ये कंपनी ने अपना एक ऑल्टरनेट रखा है। तीसरा क्या सोच रखा है, हायर कार फ्रॉम एन एजेंसी एट 1,80,000 पर ईयर पर कार, द कंपनी विल हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स। बोल रहा है कंपनी सोच रही है कि अगर ये सारे ऑप्शंस की जगह ये करे, जैसे और एक ऑप्शन सोच रखी है कि किसी एजेंसी से भाड़े पे, हायर मतलब भाड़े पे कार ले लेगी, जो भाड़ा आ रहा है 1,80,000 पर ईयर पर कार। एक कार को एक साल के लिए रेंट पे लेने से 1,80,000 का खर्चा होगा। द कंपनी विल हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, और ये कार अगर वो अपने सेल्स पर्सोनल को यूज करने के लिए दे रही है तो कंपनी क्या क्या खर्चा बेयर करेगी, पेट्रोल का खर्चा, टैक्स का खर्चा और टायर का खर्चा, ठीक है, ये खर्चा बेयर कर लेगी। तो कंपनी ने अपना ये 3 ऑल्टरनेटिव सोच के रखा है। एक है खुद ही कार खरीद के एम्प्लॉय को दे देना, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉय को बोला जा रहा है तुम अपना कार खरीदो, उस पे आना जाना करो, हम 10 रुपए पर किलोमीटर दे देंगे और इंश्योरेंस कॉस्ट दे देंगे। या फिर कंपनी सोच रही है किसी एजेंसी से कार हायर कर लेगी जिसपे कार हायर का खर्चा पर ईयर इतना आएगा, और कंपनी को क्या क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा ये कौन बताया होगा, ये वो जिस कंपनी से कंपनी हायर कर रही है उन्होंने बताया होगा। पेट्रोल खर्चा आपका, टैक्स खर्चा आपका, टायर का खर्चा आपका, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, पेट्रोल का खर्चा, फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। पेट्रोल बोल रहा है 6 पर किलोमीटर, पेट्रोल का खर्चा 1 किलोमीटर चलने पे 6 रुपीज का होता है। टायर का 1 किलोमीटर पे 0.12, टैक्सेस 800 पर कर पर एनम, ये ईयरली बोला है, ठीक है, ईयरली कार का टैक्स। रिपेयर्स मेंटेनेंस पर किलोमीटर 0.20, इंश्योरेंस 1200 पर कर पर एनम। तो ये दोनों ईयरली दिया हुआ है, ठीक है। लाइफ ऑफ कार 5 इयर्स विथ एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर। कार का लाइफ ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट ऑल्टरनेट में, क्योंकि जब कंपनी कार खरीदेगा 6 लाख रुपीज से तो उसका डिप्रिशिएशन भी चार्ज करेगा। तो वही बोल रहा है, लाइफ ऑफ कार बताया 5 इयर्स, और माइलेज जो दे रहा है गाड़ी वो है 20,000 किलोमीटर। अच्छा, एनुअल माइलेज मतलब ईयरली गाड़ी जो है 20,000 किलोमीटर चलेगा, माइलेज ये है। रीसेल वैल्यू 80,000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। इससे हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट जो कि 6 लाख है गाड़ी का, ठीक है, अगर गाड़ी खरीदती है कंपनी, और इस पे रीसेल वैल्यू मतलब स्क्रैप 80,000 डिवाइडेड बाय क्या होता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है, 5 ईयर। तो ऐसे करने से हम लोग को डेप्रिसिएशन पर एनम मिलेगा, ठीक है। करने क्या बोला है, वर्कआउट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द प्रपोजल एंड रैंक देम। हर एक प्रपोजल का कॉस्ट निकालो कि कंपनी अगर पहला प्रपोजल जो है मतलब कार खुद खरीदती है तो कंपनी का कॉस्ट कितना आएगा। कंपनी अगर एम्प्लॉय को कार खरीदने के लिए बोल रही है और बोल रही है 10 रुपए पर किलोमीटर दे देंगे और इंश्योरेंस कॉस्ट खुद बेयर कर लेंगे, तो कंपनी का कितना कॉस्ट आएगा। या फिर कंपनी अगर कोई एजेंसी से भाड़े पे गाड़ी ले लेती है और पेट्रोल, टैक्स और टायर का खर्चा खुद बेयर करती है तो कॉस्ट कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर रैंक करना है। रैंक का मतलब जो सबसे कम होगा वही वाला ऑप्शन कंपनी को जो है अपने एम्प्लॉय को देना
चाहिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना, तो प्रोपोजल एंड रैंक देम, प्रोपोजल्स का कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लेंगे, अब कंपनी को कौन सा प्रोपोजल रखना चाहिए एम्प्लॉय के सामने, तो जो सबसे कम खर्चा होगा उनके लिए वही वाला रखना चाहिए, तो वो चीज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप है क्वेश्चन। यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव कॉस्ट of 3 proposal and their ranking। 3 proposal क्या क्या है, एक है फर्स्ट proposal जो है वो है यूज ऑफ कंपनीज कार, सेकेंड है यूज ऑफ ओन कार, अगर इम्प्लॉय को कंपनी ऑप्शन दे कि हमारे कार को यूज करो, या फिर इम्प्लॉय को कंपनी ऑप्शन दे कि खुद का कार यूज करो, और थर्ड ऑल्टरनेटिव ये है यूज ऑफ हायर्ड कार, या फिर जो भाड़े पे कंपनी कार ले रही है उसका यूज करो। अब सारे खर्चे हम लोग कैसे निकालेंगे, पर किलोमीटर पे, ठीक है, रुपीस पर किलोमीटर बेसिस पे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर भी वही रुपीस पर किलोमीटर बेसिस पे निकालेंगे, रुपीस पर किलोमीटर बेसिस पे निकालेंगे सारे खर्चे। ठीक है, और अगर कुछ ईयरली दिया हुआ है, जैसे कि 2 खर्चा ईयरली दिया हुआ था, एक शायद टैक्स का और एक ये इंश्योरेंस का, तो इसको हम लोग पर किलोमीटर में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अगर कोई पर एनम खर्चा है तो उसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं, अगर कोई पर एनम का खर्चा है तो ये यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर खर्चे को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है तो खर्चे को डिवाइड कर लेना जरूरी है। ठीक है, पहले लिखते हैं यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट या फिर स्टैंडिंग कॉस्ट, जो भी लिखो एक ही बात है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, देखो फिक्स्ड में आ जाएगा पेट्रोल जो है वेरिएबल, टायर जो है वेरिएबल मतलब रनिंग, टैक्सेस जो है ये फिक्स्ड हो जाएगा, और इंश्योरेंस जो है ये फिक्स्ड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड हो जाएगा। तो टैक्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले इंश्योरेंस, कोई भी लिख सकते हो, टैक्स भी चाहो तो लिख सकते हो, फिर लिख देते हैं टैक्सेस, फिर लिख देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इंश्योरेंस का खर्चा पर एनम हम लोग को बता दिया 1200 पर कार पर एनम, तो 1200 यहाँ पर लिखते हैं 1200 पर कार पर एनम। अच्छा, टैक्स का खर्चा जो है 800 पर कार पर एनम। ठीक है, पर एनम जो है ये एक एक कार का, पर कार पर एनम, इस पे यहाँ पर लिख लो पर कार पर एनम। ठीक है, अच्छा अब डेप्रिसिएशन तो पर कार पर एनम कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 6 लाख माइनस 80,000, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 1,04,000, 1,04,000 पर कार पर एनम। ठीक है, ये पर एनम क्यों हुआ, क्योंकि 5 ईयर है तो डिवाइडेड बाई 5 ईयर करेंगे तो पर ईयर निकल के आएगा। पर कार क्यों, क्योंकि 6 लाख एक कार का कॉस्ट है, 80,000 एक कार का रीसेल वैल्यू है, तो ये हम लोगों ने पूरा ईयरली निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि अगर खुद का कार यूज कर रहे हैं तो कैसे होगा, खर्चा कैसे कैलकुलेट करना है। देखो खुद का कार होगा तो खर्चा कैसे यूज करना है, यहाँ पर देखते हैं। अगर कंपनी बोल रही है परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार्स कार द एवरेज कॉस्ट ऑफ द, ये बताया, तो तब कंपनी को सारा खर्चा खुद ही बेयर करना पड़ेगा। खुद का कार है तो खुद
सारा खर्चा खुद ही। जैसे इंश्योरेंस कौन पे करेगा? कंपनी ही पे करेगा। सोचो, कंपनी अपना कार खरीद रहा है और बोल रहा है कि सेल्स पर्सनल का आप ये यूज करो, तो इंश्योरेंस कौन पे करेगा? गाड़ी का कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर एनम अगर 1200 है तो पर किलोमीटर पे कितना होगा? तो इसके लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे? देखते हैं कितना किलोमीटर के लिए हो रहा है। 20,000 किलोमीटर के बेसिस पे ये हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग अगर 20,000 किलोमीटर है तो ही ये ऑप्शन उसी इंप्लॉय को मिलेगा जो पूरे साल भर में 20,000 किलोमीटर जो है ट्रैवल करके आता है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया ₹1200 पर एनम। और ये खर्चा हमारे पूरे एक साल का, एक साल में ट्रैवल हो रहा है 20,000 किलोमीटर, तो कम पर किलोमीटर खर्चा कितना हो जाएगा? तो ऐसे हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 20,000 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर पे कितना हो जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाई 20,000। तो यहाँ पर हो गया 0.06। ठीक है। अब इंश्योरेंस, अगर ओन कार खरीद रहा है इम्प्लॉय, तो इंश्योरेंस उसी को देना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी बोल रहा है कि अगर इम्प्लॉय को अपना कार यूज करने का प्रपोजल देंगे तो उसको हम लोग, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट हम लोग बेयर करेंगे, कंपनी बेयर करेगी। तो इसका मतलब इसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट आएगा तो वो भी कंपनी बेयर करेगी। तो यहाँ पर ये 0.06 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, अगर कंपनी हायर करने वाला प्रपोजल देखती है तो क्या उसमें इंश्योरेंस कवर है? नहीं, पेट्रोल, टैक्स और टायर्स, इंश्योरेंस नहीं देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कौन देगा? फिर जो कंपनी कार खरीद के हायर पे दे रही है वही इंश्योरेंस भरेगा, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कि कंपनी को नहीं देना है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब टैक्सेस देखो, टैक्सेस है 800 पर एनम। अब टैक्स कौन कौन देगा? पहले केस में टैक्स तो देना ही पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी खुद अपना गाड़ी खरीद रही है और इंप्लॉय को आने जाने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो कंपनी को पूरा टैक्स का खर्चा खुद ही जो है पे करना पड़ेगा। तो 800 डिवाइडेड बाई 20,000, यहाँ पर हो गया 0.04। ठीक है, अब अगर इंप्लॉय खुद अपना गाड़ी खरीदेगा और जाना आना करेगा तो टैक्स का खर्चा उसे ही देना चाहिए। और देखो वही दे रहा है, क्योंकि यहाँ कंपनी ने सिर्फ इंश्योरेंस खर्चा बोला है। लेकिन हाँ, फिर कंपनी, तो फिर उनका फायदा क्या? फायदा ये है ना, कंपनी उनको 10 रुपए पर किलोमीटर पे देगी। ठीक है, रिम्बर्स करके देगी। मतलब जैसे सैलरी देती है ना, वैसे कन्वीनियंस चार्जेस बोल के दे देगी, जितना किलोमीटर आना जाना होगा 10 रुपए करके, और इंश्योरेंस का खर्चा भी देगी, ऐसा बात कर रखी है। तो यहाँ पर तो नहीं आएगा टैक्स का खर्चा। टैक्स का खर्चा जो इम्प्लॉय का गाड़ी होगा उन्हीं को देना पड़ेगा, और जिनसे हायर करे उस पे टैक्स का खर्चा किसको देना पड़ेगा? कंपनी को ही देना पड़ेगा। ये देखो, हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टैक्स एंड टायर, तो टैक्स का खर्चा इनको देना पड़ेगा। तो 0.04। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा हम लोग जस्ट वैसे ही करेंगे। डेप्रिशिएशन, अब अपना गाड़ी खरीद रही है कंपनी, तो डेप्रिशिएशन तो खुद ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹1,04,000 डिवाइडेड बाई 20,000 किलोमीटर। तो 1,04,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो ये हो जाएगा 5.20। ठीक है, अच्छा, अब इम्प्लॉय अगर खुद का गाड़ी खरीदेगा तो इंश्योरेंस उसी को, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चार्ज करेगा। अगर बोल देता कि कोई भी डेप्रिशिएशन का खर्चा कंपनी बेयर करेगी तो बात अलग होता। तो यहाँ पर वैसा नहीं बोला है, तो ये ऑप्शन में डेप्रिशिएशन का खर्चा कंपनी के पार्ट में नहीं आएगा। और जो जिनसे हायर कर रहे हैं वो भी अपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि वो उनका एसेट है तो अपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर बोला भी नहीं है कि डेप्रिशिएशन का कॉस्ट जो है बियर करना है बोल के, तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा। तो ये हम लोग का हो गया टोटल जो भी फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं बाकी खर्चे। तो बाकी खर्चे में यहाँ पर हो जाएगा रनिंग मतलब वेरिएबल, रनिंग एंड मेंटेनेंस बोल के एक ही साथ लिख देते हैं। ठीक है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक ही साथ लिख देते हैं। तो रनिंग में देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। रनिंग में आ जाएगा पेट्रोल, टायर, रिपेयर्स मेंटेनेंस में आएगा, मतलब 3 खर्चा। पहले हम पेट्रोल और टायर लिख लेते हैं, पेट्रोल, टायर। तो पेट्रोल का देखो 6 पर किलोमीटर करके, तो ये पर किलोमीटर में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर कंपनी खुद का गाड़ी खरीद के एम्प्लॉय को देगी तो पेट्रोल का खर्चा खुद ही बियर करेगी, ऐसे ही बोला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 6 रुपीज करके। अच्छा, अगर
अगर एग्जीक्यूटिव खुद अपना गाड़ी खरीदेगा तो कंपनी पेट्रोल का खर्चा देगी, ऐसा नहीं बोला है, लेकिन कंपनी ने ये बोला है इंश्योरेंस खर्चा हम दे देंगे, तो इसीलिए इंश्योरेंस लिख लिया है, और एक 10 रुपए रिम्बर्स होगा वो लिख लेंगे, ठीक है, वो बाकी और नहीं लिखा है। मतलब यहाँ पर पेट्रोल का खर्चा कंपनी को नहीं देना है अलग से, ठीक है, वो 10 रुपए में जरूर वहां पर कवर होगा, ठीक है। मतलब ये कंपनी जो डिसाइड किए ना, हम 10 रुपए दे देंगे, अलग अलग नहीं बताया, 10 रुपए पर किलोमीटर बेसिस पे दे देंगे, ऐसा बोला है कंपनी ने, और इंश्योरेंस का खर्चा, तो बाकी अलग अलग खर्चे पे नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर पेट्रोल का खर्चा हो गया, और जिनसे गाड़ी हायर कर रहे हैं उनके केस में भी पेट्रोल का खर्चा कंपनी को ही देना है, तो यहाँ पर भी 6 रुपीज लिखेंगे। टायर का देखो, जिनसे गाड़ी हायर कर रहे हैं टायर का खर्चा उन्हीं को, मतलब टायर का खर्चा जो है कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। और ये टायर का खर्चा 0.12 पर किलोमीटर, तो 0. यहाँ पर 12 आ जाएगा। अच्छा, अब कंपनी जब खुद का गाड़ी खरीदेगी तो टायर का खर्चा तो उन्हीं को बेयर करना पड़ेगा, और जब एम्प्लॉय गाड़ी खरीदेगा तो टायर का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। उस केस में कंपनी को बस 2 ही खर्चा देना है, इंश्योरेंस और 10 रुपए पर किलोमीटर, हो गया। अब लिखेंगे रिपेयर्स मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा देखो क्या बता रहा है, 0.20 पर किलोमीटर, तो खुद गाड़ी खरीद के जब देगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्प्लॉय गाड़ी खरीदेगा तो वहां पर सिर्फ इंश्योरेंस और 10 रुपए, तो ये रिपेयर्स मेंटेनेंस नहीं आएगा। और हायर करने पे पेट्रोल टैक्स टायर, बस और कुछ नहीं, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा, रिपेयर्स मेंटेनेंस भी नहीं आएगा। अब हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर, ये ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये सब पर किलोमीटर ही निकाले, लेकिन बस यहाँ पर जब कंपनी अपना इम्प्लॉय को बोल रही है तुम अपना कार यूज करो, तब जो 10 रुपीज वो रिम्बर्स करेगी वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर लिख देते रिम्बर्समेंट। अब इसमें क्या क्या खर्चा इंक्लूडेड है वो हमें नहीं पता, इंश्योरेंस ऑब्वियसली एक्सक्लूडेड होगा, अलग से बोला है। रिम्बर्समेंट करेगी 10 रुपए करके, ठीक है, 10 रुपया करके रिम्बर्स करेगी, बाकी सब केसेस में यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, अब टोटल करते 0.06, 0.04, प्लस 5.2 प्लस 6 रुपीज 0.12 प्लस 0.2, 11.62 आ गया, ठीक है, ये वाला आ रहा है 11.62, ये हो गया 10.06, और ये हो गया 0.4 और 0.12, मतलब 6.16, ये आ जाएगा 6.16। अच्छा, ये वाला यहाँ पर एक पॉइंट लिखना था, वो नहीं लिखा मैंने, ठीक है, ये कैलकुलेशन तो ठीक हो रहा है, ये एक पॉइंट मिस हो गया। हायर कार्स फ्रॉम एजेंसी 1,80,000 पर ईयर पर कार, ये खर्चा तो नहीं लिखा मैंने, कि अगर कार हायर करेंगे तो हायर चार्जेस भी तो पे करना पड़ेगा, हायर चार्जेस नहीं लिखा मैंने, ये रिम्बर्समेंट के इधर ही लिख दे, हायर चार्ज, हायर चार्ज, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर तो आएगा ना, हायर चार्ज होगा, तो हायर चार्ज पर किलोमीटर कितना आएगा, हायर चार्ज पूरे ईयर का है 1,80,000, तो 1,80,000 यहाँ पर लिख देते हैं, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ये करने से ही पता चल जाएगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 20,000 हायर चार्जेस, यानी 9 रुपीज, ठीक है, ये 9 रुपीज हायर चार्जेस, तो 9 और ये 6, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15.16, ये आ जाएगा 15.16 पर किलोमीटर का खर्चा कंपनी ने कैलकुलेट कर लिया। अब कंपनी को कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, अगर रैंकिंग देंगे तो यहाँ पर रैंकिंग भी दे देते हैं, देखो कंपनी का रैंकिंग 1 वही जाएगा जो कंपनी को सबसे कम कॉस्ट बियर करवाएगा, तो ऑप्शन ये वाला सबसे कम कॉस्ट बियर करवा रहा है 10.06, मतलब इम्प्लॉय को बोल दो खुद का गाड़ी खरीदो 10 रुपए पर किलोमीटर पे दे दो, और इंश्योरेंस का खर्चा 0.06 पर किलोमीटर बियर करो। सेकेंड ऑप्शन ये, और थर्ड ऑप्शन ये सबसे खराब ऑप्शन है, अगर हायर करके लिया जाएगा तो कंपनी के लिए खर्चा काफी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को रैंक करने के लिए बोला था, और तो कुछ नहीं बोला था, रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द प्रपोजल एंड रैंक देम। अच्छा, कॉस्ट भी निकालने के लिए बोला है हम लोगों ने, यहाँ पर कॉस्ट पर किलोमीटर निकाला है, टोटल कॉस्ट भी निकाल के दिखा सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 20,000 किलोमीटर
कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, इससे 20,000 मल्टीप्लाई कर दो। 11.62 इंटू 20,000, तो ये हो जाएगा 2,32,400। पहले वाले कॉलम में लिख रहे 2,32,400, यही कॉलम यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 10.06 इंटू 20,000, तो ये हो गया 2,01,200, 2,01,200। और ये 15.16 इंटू 20,000, तो ये हो गया 30, मतलब 3,03,200, 3,03,200, ठीक है। तो ये हम लोगों का, इसके हिसाब से भी अगर टोटल कॉस्ट के हिसाब से भी रैंक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड। ये सबसे खराब ऑप्शन है, क्यों? इसमें सबसे ज्यादा खर्चा लग रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं द सेकेंड ऑल्टरनेट, या फिर ऑल्टरनेटिव, दैट इज यूज ऑफ ओन car by the executive and reimbursement of expenses by the company is the best option, is the best alternative from companies point of view। मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनको चीपेस्ट हो रहा है। ये तीनों ऑल्टरनेटिव में यही चीपेस्ट हो रहा है। अच्छा, और एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी टाइप का है जैसे जो अभी थर्मल पावर का हम लोगों ने किया। ये देखो, चंबल थर्मल पावर स्टेशन, इस पे दिया है क्वेश्चन। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, देखो अभी कैलकुलेट करके बताते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ चंबल थर्मल पावर स्टेशन। पर्टिकुलर्स पर एनम। देखो क्या बोल रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द ईयर 2021, जैसे मैंने बोला सेम ही होता है इस टाइप का क्वेश्चन। प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर बाय चंबल थर्मल पावर स्टेशन। टोटल यूनिट्स जनरेटेड 10 लाख, वहां 20 लाख था, 10 लाख किलोवाट आवर। ऑपरेटिंग लेबर, रिपेयर्स मेंटेनेंस सेम टाइप ऑफ, लुब्रिकेटिंग स्पेयर स्टोर्स, प्लांट सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 5 kilowatt hour of electricity generated per kg of coal consumed, 4.25 per kg, depreciation charge 5% on capital cost of 2 करोड़, ठीक है। तो सिर्फ डेटा को इधर उधर कर दिया है और कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पर लिखेंगे प्लांट सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और डिप्रिशिएशन। वहां भी यही तीन डेटा था, यहाँ भी वही तीन डेटा है। तो नीचे है डिटेल्स, 3 लाख, 20 लाख, 3 लाख, 20 लाख। डिप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, 2 करोड़ पे 5%, तो ये हो जाएगा 10 लाख। टोटल कर लेते 10, 20, 30, 33। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल या फिर रनिंग। रनिंग एक्चुअली वो ट्रांसपोर्टेशन में वर्ड यूज करने से बेटर होता है, तो वेरिएबल लिख लो। लुब्रिकेटिंग स्पेयर स्टोर्स, लुब्रिकेटिंग स्पेयर स्टोर्स, ऑपरेटिंग लेबर,
रिपेयर मेंटेनेंस का यही दे देते हैं। अगर चाहो तो अलग से भी कर सकते हो। यहाँ पर 4 लाख और ये 4 लाख आ जाएगा। ऑपरेटिंग लेबर 15 लाख, रिपेयर्स मेंटेनेंस 5 लाख, और कोल का खर्चा, कोल कॉस्ट, कोल कॉस्ट इसको हम यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। कोल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, सिमिलर तरीके से 1 kg जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल, 1 kg कोल से 5 किलोवाट, तो फिर 5 किलोवाट के लिए 1 kg, 1 के लिए 1 बाई ऐसे हो जाएगा 5 किलोवाट आवर इनटू कितना किलोवाट आवर जो है पूरे ईयर में प्रोडक्शन किया गया इलेक्ट्रिसिटी, ये है 10 लाख किलोवाट आवर, 10 लाख किलोवाट आवर। ठीक है, ये हो जाएगा कंजम्पशन ऑफ कोल जो है हम लोग का किलो में कैलकुलेट हो जाएगा इनटू रेट का कोल पर किलो, ये है हम लोग का 4.25। तो ये हो जाएगा देखो 2 लाख, ये कैलकुलेट करने पे 2 लाख हो जाएगा, 2 इंटू 4.25, 2 इंटू 4.25 8.5 हो रहा है, मतलब 8.5 लाख, मतलब इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो 8,50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब टोटल कर लेंगे, 8,50,000 ये हो गया 15 और 5 20 24 और 8,50,000, तो ये हो जाएगा 32,50,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट 32,50,000 प्लस 33 लाख, 65,50,000, 65,50,000 ये हो गया टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को यही कैलकुलेट करने बोला है, फिर भी उसी क्वेश्चन के तरह अगर हमें बता दे ये कैलकुलेट करके दिखाओ कि पर किलोवाट आवर क्या कॉस्ट आ रहा है, तो कॉस्ट पर किलोवाट आवर ये हो जाएगा यहाँ पर 65,50,000 डिवाइडेड बाई ये रुपीस हो गया, और पूरे साल भर में ये खर्चा जो है पूरे ईयर के प्रोडक्शन के ऊपर हुआ है, ये ईयरली एक्सपेंसेस है, डिवाइडेड बाय 10 लाख किलोवाट आवर, 10 लाख, तो आंसर आ जाएगा रुपीस, बचा हुआ रहेगा रुपीस जो भी आएगा पर किलोवाट आवर, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 10 लाख, 6.55। सेम क्वेश्चन था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं था। ठीक है, तो ये हम लोग का 4th नंबर भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, जैसा हम लोगों ने कभी किया था, और क्वेश्चन नंबर 1 भी देखो ये भी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, लेकिन दोनों तरीके का क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन पहले जैसे किया था उसके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है, 1 भी ठीक है, चाहो तो करके देख सकते हो, लेकिन अलग है। हम ये बोलेंगे कि मतलब पहले वाले कंसेप्ट से एकदम एग्जैक्ट एक जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 यहाँ पर लिख देते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नहीं तो हम भूल जाएंगे क्या क्या करवाना है। 1 2 ये होमवर्क ले सकते हो, ये 2 बाकी है, और यहाँ पर एक हम लोग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन था, वो शायद क्वेश्चन नंबर 11 या कुछ और था, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, ये तो मैंने एक भी नहीं करवाया, ये अलग टाइप हो जाएगा, ये हो गया इलास्ट्रेशन 11। ठीक है, ये तुम लोग ट्राई नहीं भी करो तो चलेगा, ये करके देख सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1 और 2, ये और ये वाला क्वेश्चन, ये 3 कंप्लीट हो जाने से फिर हम लोग का सर्विस कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों ही, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि और एक क्लास पूरा चाहिएगा, क्योंकि तीनों ही बहुत ही डिटेल्स में क्वेश्चन है। तो बस ये करने से हम लोग का सर्विस कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।